साथ मैं हूं अदिति त्यागी। देश की सियासत का मानचित्र हर रोज बदल रहा है। कभी सरकार पर राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं तो कभी नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला हुआ है। पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ ताल ठोक रहा है, लेकिन सबके दाव अलग अलग हैं और पैतरा भी अलग अलग है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल मोदी के खिलाफ कौन, इस सवाल पर विपक्ष मौन हो जाता है। अब क्यों मौन हो जाता है ये हम और आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। यात्रा के बहाने कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्ष के सबसे बड़े फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक कोई भी सहमत नहीं है। कांग्रेस के वही पुराने चेहरे राहुल गांधी के नाम पर सहमत हैं जो 2014 से पहले यूपीए के साथ थे, लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने 3 दिन पहले अपने बयान से सबको चौंका दिया था। अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीजेपी को एक जैसा बताया था। जगन मोहन रेड्डी भी राहुल गांधी के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब तक राहुल गांधी के नाम पर कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं है और राहुल गांधी को लेकर उनके पुराने स्टेटमेंट्स भी पब्लिक डोमेन में लगातार हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना सरकार इन तमाम विपक्षी चेहरों के कांग्रेस या यूपीए सरकार बनाने की स्थिति में आ पाएंगे? बड़ा सवाल यही है कि क्या बिना चेहरे के ये सभी विपक्षी दल, कांग्रेस या फिर यूपीए की बात अगर की जाए, उन कांग्रेस के अलायंस की बात की जाए, तो क्या ये सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं? क्या 2024 में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्लान कंप्लीट माना जाए या फिर 2014 और 2019 के जैसे ही नतीजे देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि पूरे विपक्ष के अलग अलग सुरों के सामने ब्रांड मोदी की इमेज है और इसी पर हम आज ठोकेंगे ताल। कई खास मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ही एक नेशनल पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी इलेक्शन के बाद भी रहेगी। तो राहुल गांधी बहुत नेचुरल उम्मीदवार हैं जो प्रधानमंत्री देश के बनेंगे 2024 के अंदर। नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? इसमें हम लोग कोई दिक्कत होती है, एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? चाहे वो केसीआर हो, नीतीश कुमार जी हो, या वो ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, हर राज्य में एक उम्मीदवार बैठा है। देश में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के शर्मा हमारे साथ हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से रीना गुप्ता हमारे साथ, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए, और संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अभय दुबे जी आपसे है, क्योंकि ये जो बहस है जो बीते 2 दिनों से छिड़ी है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आप ही की पार्टी के नेताओं द्वारा की गई है। आज जो दर्शक आपको जी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे 2024 अब सिर्फ 1 साल का वक्त बाकी, उस लिहाज से क्या ये माना जाए राहुल गांधी को पार्टी के नेता जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे वो प्रोसेस पार्टी कंप्लीट कर चुकी है अब? आदिति जी, सभी मेरे साथियों को और आपको, समूचे करोड़ों दर्शक जो अदिति त्यागी जी का ये मूर्धन्य पत्रकार का ये शो देखते हैं, उन सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नया वर्ष आपको भी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। प्रगति, समृद्धि, उत्थान लेकर आए। 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर 400 रुपए का हो जाए, 100 रुपए पार का पेट्रोल डीजल 60 और 70 रुपए का हो जाए, खाने की दाल फिर से 60 रुपए की हो जाए। ये सारी हमारी मनोकामनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी होगी। अगर नहीं होगी तो फिर जो उम्मीदवार
भारतीय जनता पार्टी के सामने है। वो उम्मीदवार होगा 15 करोड़ किसान परिवार जिनकी आमदनी मोदी सरकार ने 27 रुपए कर दी। वादा तो किया था कि इस वर्ष के अंत तक उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। वो महिलाएं जिनको महंगाई की आग में झोंक दिया गया, वो 12 करोड़ युवा जिनके रोजगार छीन लिए गए, वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसे न्याय नहीं मिला और धन्ना सेठों को 1002 करोड़ रुपए रोज कमाने का मौका मिला। ये सब चेहरे होंगे मोदी सरकार के खिलाफ। प्रतिपक्षी दल चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो नीति और नीयत पर सरकार की नीयत के खिलाफ अपनी नीतियों को आगे रखकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसा हम हर प्रांत में वादा कर रहे हैं कि गैस का सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, सभी वंचित वर्ग के लोगों को न्याय हम देंगे, तो हमारी जो नीतियां हैं वो नेतृत्व करेगी इस चुनाव में। चेहरा, हाँ, व्यक्तिगत क्षमताओं में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये हम सबकी आकांक्षा और अपेक्षा है। मगर स्वयं राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करता हूं। व्यक्तिगत क्षमताओं में वो इस बात को मानते हैं कि आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए प्रजातंत्री व्यवस्था को। हमको चेहरे ने के चुनाव तो ठीक है सर, लेकिन लड़ाई तो चुनावी मैदान में जिन किसानों की आपने बात की, जिन महिलाओं की आपने बात की, आपने खुद पार्टी की एस्पिरेशंस और एम्बिशन की बात की। चेहरा कौन? मैं आपसे चेहरे को लेकर बात कर रही हूं। चाहे जो भी एम्बिशन हो, एस्पिरेशन हो, उसका एक चेहरा होगा ना। देखिए, काम को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने करोड़ों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। भारत का संविधान ये कहता है कि पद का निर्धारण या चेहरे का निर्धारण चुनाव के बाद जीते हुए प्रतिनिधि करेंगे। तो जब जीते हुए प्रतिनिधि अपने नेतृत्व को तय करेंगे, वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। व्यक्तिगत क्षमताओं में अभय दुबे हो या आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी हो, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जैसा सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो एक प्रशस्त मार्ग पर भारत को ले जाना चाहता है, वो नेतृत्व करें। लेकिन जो स्वयं राहुल गांधी जी सोचते हैं, वो बात मैंने आपको बताई, जो सार्वजनिक पटलों पर कई बार अपनी भावनाओं को वो व्यक्त कर चुके हैं। नरेंद्र शर्मा जी अदिति, मैं आज के नववर्ष पर अपने सभी पैनलिस्ट जो हैं साथ के और देशवासियों को सबको जो है नववर्ष की बधाई देता हूं। अभय जी ने अच्छी शुरुआत की, बहुत सारी बात बताई, तो मैं भी थोड़ा सा उन्हें बता दूं कि जिन्हें वो अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं और बड़ी आशा लिए हैं, तो दो व्यंग मैं भी कह देता हूं कि कम से कम इस 9 वर्ष में भगवान उनको लीटर और किलोग्राम में अंतर क्या होता है, ये भगवान उन्हें ये सद्बुद्धि दे, वो सीख जाए। वो अपना कुर्ता फाड़ के गरीबी की जो पहचान दिखाते हैं, कम से कम वो उस तरह की हरकतें बंद करें, वो पहचान नहीं हो पाएगी। वो कम से कम सदन की मर्यादा का सम्मान करना सीखें, आँख वाँख जो मारते हैं वो बंद करें। कम से कम 4 लाइन श्रद्धांजलि के लिखने की क्षमता पैदा कर लें कि वो जो है मोबाइल देख के श्रद्धांजलि के 4 लाइन भी लिखने पड़ते हैं उनको। तो कम से कम इस तरह की चीज़ों से निजात पाएं और कुछ अच्छी उपलब्धियों के साथ आएँ। रही बात आज जो आपका विषय है, मैं उस विषय पर आता हूँ और उस विषय पर मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज देश के सामने कम से कम प्रधानमंत्री पद को लेकर तो कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये पद पर जिस बात की आवश्यकता है, एक निर्णायक व्यक्तित्व, एक विश्वसनीय व्यक्तित्व, एक ईमानदार व्यक्तित्व, एक पारदर्शी व्यक्तित्व, इसकी खोज जो है देश को वर्षों से रही है और जिसको भी उन्होंने जब समझा उसको अपना मत भी दिया। लेकिन गत 8 वर्षों से 9 वर्षों से जो लगातार देश का जो नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिस पारदर्शिता के साथ में, जिस निर्णायक क्षमता के साथ में और जिस यशस्वी ढंग से करके आज भारत का नाम उन्होंने विश्व पर जो है विश्व पटल पर पुनः एक बार प्रतिस्थापित करने का काम किया है, निश्चित तौर से आज उनके सामने विपक्ष का कोई विकल्प मुझे तो दिखाई नहीं ठीक है, विपक्ष के पास विकल्प नहीं, आप ये कह रहे हैं। जल्दी से जवाब ले लीजिए आप। डॉक्टर अजीज खान, हाँ, बीजेपी कह रही है विपक्ष के पास कोई विकल्प है ही नहीं। देखिए के शर्मा जी, कहीं ना कहीं ये इनके मनगढ़ंत बातें हैं। देखिए, सच्चाई तो ये कि विपक्ष के पास चेहरा भी है और काम करने का तरीका भी है और काम किया भी है।
ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि पिछले 8 सालों का जो इतिहास, जब उस पर नजर दौड़ाते हैं, हम सारे लोग, आप ही नजर दौड़ाती है और के शर्मा जी भी दौड़ाते हैं, तो जो कुछ वायदे किए गए थे कहीं ना कहीं कोरा कागज साबित हो रहा है। आज कहीं ना कहीं आज बीजेपी इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पे दावे किए थे, लेकिन सच क्या है? सच कहीं ना कहीं सच से ये बहुत दूर है। और यही वजह है कि इनको कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है। एक बात आपको बता दें, अभी अभय दुबे जी कह रहे थे कई बड़े गंभीर मुद्दों को उन्होंने उठाया और उनको छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आज आप देखिए कि हम देख रहे हैं कि एक बड़ी आबादी इस मुल्क की, वो कहीं ना कहीं उसको 2 वक्त के खाने नहीं मिल पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। घर मकान तो वो बहुत बड़ा इशू है, वो तो मिलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो वजह क्या है? वजह साफ है कि जो नीतियां हैं, यही माननीय मोदी जी ने कहा था 2022 तक सभी के पास अपना मकान होगा। क्या स्थिति है? आप अंदाजा लगाएं कि आप दौरा करें, आप अलग अलग शहरों में जाएं, लोग झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर है, उनके पास मकान नहीं है, ठंडी आप समझिए इस कदर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। मकान का वायदा किया गया था, वायदे क्या नहीं थे? वो वायदों से आप इस बात को देखिए कि आज 10% वायदे पूरे नहीं किए गए, 8 साल हो गया, और उसके बाद अभी ख्वाब दिखाया जा रहा है 2043 तक का। तो कुल मिलाकर के ये जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने का एक बड़ा प्रयास है। दूसरी बात, विपक्ष के बाद चेहरा नहीं है। कौन कह रहा है? खूब चेहरा है, लेकिन सच्चाई है कि बीजेपी एडमिट नहीं कर पाएगी इस बात को, इसलिए क्योंकि इनके पास जो चेहरा है वो आज फ्लॉप चेहरा है, उसको देश और दुनिया के लोग एडमिट नहीं कर पा रहे। इनकी चाहे विदेशी नीति हो और चाहे अंदर की नीति हो, तो कौन सा चेहरा है? आपने खुद ही सवाल उठाया ना कि बीजेपी कैसे कह रही है कि हमारे पास चेहरा नहीं है विपक्ष के पास, तो किसका चेहरा है? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, मोनोपोली नहीं है, और लोकतंत्र में आपस में बैठ के तय किया जाता है कौन चेहरा होगा। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप और तानाशाही नहीं है, हम लोग तय कर लेंगे जो देश हित में होगा, वो तय किया जाएगा। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कोई कट ऑफ डेट है कि हम तय कर लेंगे इस तारीख तक? मेरे 2 सवाल है डॉक्टर अजीज खान, और इनफैक्ट ये मेरे सवाल जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, मृत्युंजय जी आपसे भी और रीना जी, क्या आप लोगों के बीच ये सहमति है कि बीजेपी के खिलाफ सारे विपक्षी दल एक साथ होकर लड़ेंगे? क्योंकि बीते दिनों में हमने जो सुना है उसमें तो तीसरे मोर्चे की भी बात हुई है। देखिए अदिति जी, 2-3 बातें बड़ी अहम है। ये नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। खूब चेहरा है हमारे पास, इससे पहले भी हमारे यहाँ के लोग प्रधानमंत्री बने हैं, लोगों ने देश चलाया है। ऐसा नहीं है कि पिछले 8 साल से ही देश चल रहा है, देश को चलते हुए एक लंबा वक्त हो गया। आपसे डॉक्टर अजीज खान फॉर क्लैरिटी आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि क्या विपक्ष में इस बात को लेकर, आज जब मैं और आप 1 जनवरी 2023 को बात कर रहे हैं, 2024 में जनरल आए हैं, 2024 में जनरल इलेक्शंस हैं, उससे पहले क्या विपक्ष में चेहरा, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास चेहरा, अभी तक आपने मुझे चेहरे का नाम नहीं बताया सर, आप अतीत पर चले गए, मैं आपसे वर्तमान की बात कर रही हूं। देखिए मैं कह रहा हूं अदिति जी, एक बात समझिए, जब विपक्ष में एकता है, आपसी इत्तेहाद है, और हम चेहरा भी तय कर लेंगे। हम जो जनता के हित में होगा, जो लोगों के हित में होगा, वही चेहरा होगा, और वो हमें तय करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जनता अब चाह रही है कि अब वो धोखा नहीं खाना चाह रही है। नहीं, वो एक चेहरे के नाम पे, वापस उसी सवाल पर लौट रही हूं सर, प्लीज। धोखा नहीं खाना चाह रही है। हाँ, जनता धोखा नहीं खाना चाह रही, लेकिन सर धोखा नहीं खाना चाह रही, वो आपका क्लेम है, ठीक है, मुझे उस क्लेम पर कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये, जब आप ये दावा करते हैं कि आपके पास चेहरा है, तो वो चेहरा किसका है? और उसके बाद मैं फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछती हूं, और मेरा फॉलो अप क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या आप लोगों में इस बात को लेकर भी सहमति है कि आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? मेरे ये 2 बेसिक कोर क्वेश्चंस हैं। देखिए अदिति जी, एक बात समझिए, देखिए चुनाव किसके साथ लड़ा जाएगा, किसके साथ नहीं लड़ा जाएगा, ये आंतरिक मामला होता है। ये हमारी चुनाव की जो कमेटी है, ये जो हमारी आपस की कमेटी इंटरनल, वो तय करती है। लेकिन सच ये है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, मत कीजिए कि आपके पास चेहरा भी है। चलिए, आप जिस चेहरे का जिक्र कर रहे हैं उस चेहरे का नाम बताइए। अरे सुनिए ना, अरे मैं उसी नाम पे आ रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित, ये तय है। जवाब देना चाहता हूं। एक सेकंड सर, अभी मैं ऑपोजिशन का एक कमेंट ले लूं, उसके बाद के शर्मा जी आपको फ्लो दूं। सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन ये निश्चित तौर पे तय है कि आज सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से मुत्तहिद है, और उस विपक्ष में ही आपस में तय कर लिया जाएगा कि हमारा कौन चेहरा होगा, हमारा नेतृत्व कौन करेगा। इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट है नहीं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी कैसे, जैसे राष्ट्रपति चुनाव के वक्त देखा था या उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त देखा था। ये सवाल में फॉलो अप क्वेश्चन है, वापस लौटूंगी आपके पास। रीना गुप्ता, जल्दी से कमेंट आपका, उसके बाद मृत्युंजय तिवारी जी।
अदिति जी, सबसे पहले तो और आपको और आपके सभी दर्शकों को नई साल की मुबारकबाद। और मेरी ये मनोकामना है कि ये साल जो है अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करनी बंद कर दे। पिछले जो 7-8 साल जुमलेबाजी में बीते हैं, इसकी वजह से पूरा देश इस समय बुरी हालत से गुजर रहा है। जो हमें 2022 में सब कुछ मिलने वाला था, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मिलने वाली थी, किसानों की आय दुगनी होने वाली थी, सबको पक्का मकान मिलने वाला था, 24 घंटे बिजली, बुलेट ट्रेन, हर साल 2 करोड़ नौकरी, सारी जुमलेबाजी चल रही है 7-8 साल से। देश की जनता पूरी तरह परेशान हो गई है। और ये देश की जनता जो है इस जुमलेबाज सरकार को, इस बार देश की जनता जो है वो चुनाव लड़ेगी और जुमलेबाज सरकार को हराने वाली है देश की जनता। आप देखिए कि इन्होंने ना तो रोजगार के मामले में कुछ किया है, ना इन्होंने इकोनॉमी सही से चलाई है, और उसके बावजूद जो देश पे जो कर्जा है, देश पे कर्जा 3 गुना बढ़ गया है मोदी जी के राज में। तो अब समय आ गया है कि ये जुमलेबाजों को निकाल के बाहर फेंकेगी इस देश की जनता। विपक्ष का चेहरा कौन है? विपक्ष मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेगा, जो उसके बाद जीत के आएंगे लोग, वो मिलके बैठ के डिसाइड करेंगे कि विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि अब इस देश को जुमलेबाजी नहीं चाहिए। देश इस समय आज फिर से एलपीजी सिलेंडर का दाम 25 रुपए बढ़ा है अदिति जी। जब इन लोगों ने सत्ता हासिल करी थी 410 रुपए का सिलेंडर था, आज की तारीख में लगभग 1100 रुपए का सिलेंडर है। तो चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे दाल के भाव हो, चाहे पेट्रोल के भाव हो, चाहे बेरोजगारी हो, कोई भी बात जो है, कोई भी पहलू जो देश को चलाने के लिए एक सरकार को ध्यान देना चाहिए, कोई भी पहलू जो है उसमें ये सफल नहीं हो पाए हैं। और दूसरी ओर आप देखिए कि दिल्ली में सारी चीजें हम लोगों ने इतनी अच्छी तरह से चलाई हैं। चाहे महंगाई की दर की बात हो, इस समय दिल्ली में सबसे कम महंगाई की दर है पूरे देश में। और यही सारे जो एस्पेक्ट है वो सब हम लेके देश के सामने जाएंगे 2024 के चुनाव में। उसके बाद देश की जनता डिसाइड करेगी। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही थी रीना जी, वो विपक्ष एक साथ है क्या? इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल था। सरकार नाकाम है या सरकार ने डिलीवर किया, वो जनता डिसाइड करेगी, वो एक अलग डिबेट है। यहाँ पर जो मेरा सवाल है वो विपक्ष की एकजुटता पर सवाल है, जिसे तूल दिया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। इस वक्त क्या आम आदमी पार्टी नॉन बीजेपी अलायंस के साथ है? देखिए अदिति जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने हमेशा से कहा है कि हम सत्ता जीतने के लिए किसी के साथ जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ मुद्दों की राजनीति करेंगे। और मुद्दों की राजनीति के लिए यही सब लेके हम जो है जनता के सामने जाएंगे। उसके बाद जनता किसको चुनती है, किसकी कितनी सीटें आती हैं, वो तो उसके बाद की बात है। अभी लेकिन हम किसी के साथ कोई जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए तैयार नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में तो आपस में ही इतना मनमुटाव है, तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह का कोई विपक्ष प्रस्तुत करने के लिए देश के सामने तैयार है। ठीक है, अभी आपने कहा आप तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से आप सरकार बना चुके हैं, वैसे कोई बात नहीं। जल्दी से अबे दुबे जी, आपका सवाल, ये तो आपके क्रेडेंशियल्स को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका जवाब ये तो मैं अभी आम आदमी पार्टी से बात कर रही हूँ। देखिए अदिति जी, ये बात तो साफ है कि 18 प्रांतों में आज भी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार जीते हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के 24 या 25 प्रांतों में। तो एक बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो वो विधानसभा में तो प्रचंड बहुमत से जीते थे, लेकिन उसके तत्काल बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब भी कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में वोट शेयर आप पार्टी से 7-8% ज्यादा था। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। मैं तो हतप्रभ इस बात से हूं कि आप जितने नारे देख लीजिए, 2014 में हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा लगता है कि सारे नारे जैसे खुदी के खिलाफ गढ़े गए हों। इन 8 सालों में ये प्रतीत होता है। कांग्रेस पार्टी के जो क्रेडेंशियल्स का प्रश्न है, तो वो समूचे देश ने देखा है कि हमने जब सरकार थी तो बहस भी इसी विषय पर होती थी कि 86 करोड़ लोगों को हम भोजन का अधिकार दे रहे हैं, 15 करोड़ किसानों को उनके भूमि का अधिकार दे रहे हैं, 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, करोड़ों बच्चों को हमने शिक्षा का अधिकार। आज मेरी बहस का मुद्दा है, मैं सारे पैनलिस्ट को स्पष्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं मुद्दे पर बहस करती हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ विपक्षी एकजुटता की, और अभी आपकी पार्टी को लेकर रीना गुप्ता ने सीधे तौर पर सवालिया निशान लगा दिया कि कांग्रेस पार्टी तो स्थिति में है ही नहीं कि किसी को चैलेंज कर पाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही वो राजनीतिक दल है
जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को सामने की लड़ाई से चुनौती दे सकती है। और राहुल गांधी जी को देखिए, 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करके समूचे देश को एक किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा के दल, राहुल गांधी जी ने कहा कि अब वो समय निकल गया अलग अलग लड़ने का लोकसभा के संदर्भ में, हो सकता है विधानसभा के संदर्भ में प्रांतों के स्तर पर लड़ाई कांग्रेस पार्टी से रहती है उन दलों की, वो रहे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आए तो जो जहां मजबूत हो पूरी दृढ़ता से लड़े, ताकि हम फिर से प्रजातंत्र का राज स्थापित कर पाए। एक कमेंट मैं यहाँ पे लूंगी, यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। अभी आपने सुन लिया, आम आदमी पार्टी तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के क्रेडेंशियल्स पर ही सवालिया निशान लगा रही है, और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई पार्टियां रही हैं, ममता बनर्जी के इस तरह के स्टेटमेंट्स रहे हैं जिनमें सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर सीधे तौर पर। देखिए अदिति जी, अभी तो 2024 का चुनाव में देर है और इसके पहले कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और सबको याद है, पूरे देश को याद है कि 2004 में श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार का साइनिंग इंडिया, इस तरह का साइनिंग इंडिया फील गुड जो हवा दिया गया था, नारा था, उसका क्या हश्र हुआ था। जब लोकतंत्र में सत्ता बौराती है, उस पर लगाम लगाने के लिए जनता आगे आती है, और ये लड़ाई विपक्ष के चेहरे के इसकी बात नहीं है, ये लड़ाई जनता लड़ने के लिए तैयार है। अब रही बात चेहरा कौन होगा, तो चेहरे की कोई किचकिच है ही नहीं। सब लोगों का एक ही मकसद है, उद्देश्य है कि बीजेपी को, जन विरोधी सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को, लोकतंत्र और संविधान देश को बचाने के लिए बीजेपी की विदाई करनी है। तो भाजपा मुक्त भारत बनाने का उद्देश्य जो है, उसको लेकर के सभी पार्टियां समय आने पर सबके नेता बैठेंगे, कहीं कोई किचकिच नहीं होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जनता की जब सुनामी आशावादी है मृत्युंजय जी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव विपक्ष की एकजुटता का इम्तिहान थे, और हमने देखा कि उस इम्तिहान में पार्टियों ने कैसा परफॉर्म किया, विपक्ष ने कैसा परफॉर्म किया। देखिए, राजनीति में इस तरह के वाकये देखने के लिए मिलते रहते हैं। अब किसी ने नहीं सोचा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़कर हम लोगों के साथ आएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि शिवसेना एनडीए बीजेपी का साथ छोड़कर अलग हो जाएगी, कांग्रेस के साथ आएगी। देखिए, राजनीति जो करवट ले रही है उसे समझिए। आज जो 22 पार्टियों का गठबंधन एनडीए में होता था बीजेपी के साथ, आज बीजेपी पूरी तरह से अलग थलग हो गई है, और सभी विपक्षी पार्टियां एक तरह से एकजुट है। अब जो 7 दलों का गठबंधन बिहार में ही है, और कई जगहों पर आप देखेंगे। इसलिए नेतृत्व को लेकर जहां तक सवाल है, आप इस विवाद में हमारे सभी विपक्षी पार्टियों को आने की कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, जब श्री राहुल गांधी जी पर सवाल हुए तो राहुल गांधी जी, ठीक है कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सब लोग मिलकर बैठेंगे तो तय हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबको एक ही मकसद है, सबको एक ही काम में सबका ध्यान है कि बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करना है। ये सरकार से आजिज आ गई है जनता। नहीं, लेकिन आप यहाँ पर आप जो बातें कर रहे हैं सर, यूपीए क्या है, कौन है यूपीए, ममता बनर्जी ये सवाल कर रही थी थोड़े टाइम पहले, यूपीए कौन है, क्या है, ममता बनर्जी का सवाल था ये। तो मैं इसीलिए आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप एक नॉन बीजेपी अलायंस में कांग्रेस पार्टी के साथ सब चलने के लिए तैयार है? आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के क्रेडेंशियल्स पर इस डिस्कशन में भी एक सवालिया निशान लगा दिया, उसे क्वेश्चन किया। जल्दी से कमेंट यहाँ पे संगीत रागी का ले लेते हैं। संगीत रागी जी, यहाँ पर एक, ठीक है सर मृत्युंजय जी, मैं आगे आपको फ्लो दूंगी सर, प्लीज। यहाँ पर एक सवाल जो है वो ये है कि यहाँ पर विपक्ष की एकजुटता की बात की जाती है, लेकिन एनडीए के घटक दलों को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा है। देखिए, जिस रफ्तार से कीमतों को गिराने की बात कर रहे थे एकाएक अभय जी, मुझे लगा कि वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी को कहेंगे कि उसे $2 ट्रिलियन इकोनॉमी तक भी ले जाना चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, जिनकी सरकारें हैं राज्यों में, वो कांग्रेस की कीमत पर आए हैं। कांग्रेस को कमजोर और कांग्रेस को खत्म करने के बाद ही वो सत्ता में आ पाए हैं। वो सीधे बीजेपी से नहीं लड़ते हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को दोबारा उन जगहों पर जमीन देने के लिए तैयार हैं जहां पर उन्होंने कांग्रेस को हरा करके वहां पर सत्ता में आए हैं। चाहे वो आंध्रा के अंदर हो, चाहे वो तेलंगाना के अंदर हो, चाहे वो बंगाल के अंदर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितनी कमजोर होती है उतनी ही क्षेत्रीय पार्टियों को ताकत मिलती है, और कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत होती है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए उतना ही बड़ा खतरा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्पेस को खत्म करने की क्षमता क्षेत्रीय पार्टियों में नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ताकत पूरी झोंक दी गुजरात में, उनको पता है कि वो कहाँ है। अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी उत्तराखंड में, उनको पता है कि वो कहाँ है। अरविंद केजरीवाल ने जो है वो पूरी ताकत झोंकी हिमाचल प्रदेश में, उनको पता है कहाँ है। उत्तर प्रदेश में झोंक दी। तो अरविंद केजरीवाल भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो वहीं काम कर सकते हैं। यदि हम गुजरात चुनाव को भी देखें तो वहीं उनकी विजय होती है जहां पर उन्होंने कांग्रेस से जमीन छीनी है, भारतीय जनता पार्टी से जमीन नहीं छीनी है। तो कांग्रेस के साथ कोई भी विपक्षी दल नहीं आएगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो कवायद जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं रह गई है। ये नरेंद्र मोदी की पार्टी है और अमित शाह की पार्टी है। इस पार्टी का जो इलेक्शन मशीन है वो पूरे 12 मासा तक चलती है। वो ऐसा नहीं है इसका नेतृत्व कि 3 महीने इलेक्शन कैंपेन किया और इटली चले गए और बैंकॉक चले गए, ऐसा नहीं होता है। ये नेतृत्व ऐसा नहीं है, एक चुनाव जीतती है और दूसरे चुनाव की तैयारी में उसका इलेक्शन मशीन जो है वो लग जाता है। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। एक सेकंड, अभय दुबे जी सवाल आपसे पूछे इन्होंने कहा क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी है। संगीत रागी जी को जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, बिहार तो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है विपक्षी एकजुटता का। प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार जीत कर आई, उसके बाद बिहार में साथ आकर तीनों दल चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सामने ही नहीं हारी, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, केरला में तो कहते थे हमारे बगैर संभव ही नहीं कि किसी और की सरकार बन जाए। तो वेस्ट बंगाल बड़े प्रांतों में चुनाव हारे। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये हथकंडों से हथियाई हुई सरकार चला रहे हैं। सिर्फ गुजरात और उत्तर प्रदेश बड़े प्रांतों में छोड़ दो तो कहां इनकी सरकार सारी हथकंडों से हथियाई हुई सरकार है। खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई हुई है। महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, कर्नाटका का उदाहरण देख लीजिए। तो ये बात तो चिट्ठी में अडवाणी जी ने पहले ही लिख दी थी कि ना नानाजी देशमुख की है, ना अटल बिहारी वाजपेयी की है, ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये पार्टी है। ये तो कुछ निजी हितों को साधने के लिए सत्ता में लोग आ गए। वो बात आज स्वयं संगीत रागी जी ने स्वीकार कर ली। मैं बधाई देता हूं इनको। और ये पूरा देश और भारतीय जनता। अभय दुबे जी, महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे और जो मैंडेट आया था वो किसे मिला था मैंडेट? अभी आप मूल्यों की बात कर रहे थे सर, तो वो सवाल बीजेपी से भी रहेगा, वो सवाल आपसे भी रहेगा। राजनीति में आप सबने कन्वीनियंस देखी है, राजनीति में आप सबने सुविधा देखी है सर, आप सबने सुविधा देखी है। अभी थोड़ी देर पहले रीना गुप्ता जी भी कह रही थी कांग्रेस के सपोर्ट से उन्होंने भी सरकार बना रखी है। तो मूल्य अब कन्वीनियंस का, सुविधा का एक हथियार हो चुके हैं। सुविधा जब होती है तब मूल्य याद आते हैं। अब जवाब लीजिए के शर्मा से। के शर्मा, देखिए आदित्य जी, 4 पार्टी के लोग यहाँ और बैठे हैं जो चारों हमारे विपक्ष के हैं, और चारों के मैं प्रश्नों का थोड़े थोड़े शब्दों में जवाब दे देता हूँ। पहली एक बात तो स्पष्ट है, थोड़ा समय जरूर दे दीजिएगा। एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा के विरोध विपक्ष में सारी पार्टियां, केवल एक भाजपा है, सारे उसके विपक्ष में लड़ने वाले लोग हैं, उसको हराने के लिए अपनी बातें कर रहे हैं। तो भाजपा वर्सेस आल, ये स्थिति आज के भारतीय राजनीति की यहाँ पर है। एक बात मैं अभय जी की जो है थोड़ा सही कर दूं। उन्होंने कहा कि जो है 18 राज्यों में हमारे वो हैं, हमें लोकसभा में पद वो मिला है सीट।
जनाब 18 ऐसे भी राज्य हैं जहां आपके 0 सीट है, खाता भी नहीं खुला है आपका, 0 सीट आपको मिली हुई है। और इसी क्रम में मैं आम आदमी पार्टी को भी उनकी प्रवक्ता को बता दूं कि आज लोकसभा में आपके पास 0 सीट है, तो आपको 0 से शुरुआत करनी है। प्रधानमंत्री पद का बनने और न बनने की ये तो बात बाद में छोड़िए, पहले तो ये 0 से आगे बढ़िए, इसके बाद की बात फिर कल्पना कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखिए यही आपने एकता की जो बात है, जो बात मृत्युंजय जी वो कह रहे थे अपने आरजेडी के मेरे प्रवक्ता, कि यही सेम स्थिति आदित्य जी 2014 के पहले आपने देखा होगा, खूब हाथ मिला मिला के खूब फोटोग्राफी हुई थी। आपको वो कर्नाटका का भी दृश्य याद होगा, जो जहां पर जो है एक दूसरे के जानी दुश्मन हाथ में हाथ मिलाकर जो है फोटो अप करा रहे थे। और उसके बाद 2014 का चुनाव देखिए कौन सा गठबंधन दिखा आपको, और उसके बाद 2019 का चुनाव देखिए कौन सा गठबंधन दिखा आपको। कोई नहीं दिखा आपको, क्योंकि ये एक जार में भरे हुए उनके उसके तरह है, जिसमें एक कोई आगे बढ़ेगा तो दूसरा उसकी टांग खींच लेगा। ये सब जानते हैं, ये विपक्ष की राजनीति की सत्यता यही है। अब रही बात कि अभी इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, हम नेता बना लेंगे। आपस में आप बैठ नहीं पा रहे हैं। और अभी अभी जो एसपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, अभी 2 दिन पहले आपके नेता का बयान सुन लीजिए जनाब। आपके नेता ही कह रहे थे कि भाजपा को हराएगा कौन। हम आपकी यात्रा में जाने की तो बात छोड़िए, पहले यह बताइए कि हराएगा कौन। और जवाब कुछ नहीं आया किसी के पास से। तो मैं आपको ये कह दूं, और आरजेडी के जो प्रवक्ता साहब को ही बता दूं, जो महागठबंधन की जो आप कल्पना गा रहे थे गीत, अभी अभी 2 उपचुनाव हुए हैं नीतीश जी के मुख्यमंत्री आपके गठबंधन होने के बाद, और दोनों उपचुनाव में आपका महागठबंधन हारा है, भाजपा के लोग जीते हैं। तो अब आप अपनी स्थिति का आकलन ऐसे कर लीजिए। और जो लोग और बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनको भी ये बता दूं कि 2022 में 7 राज्यों में आदित्य जी चुनाव हुए हैं विधानसभा के। 7 राज्यों में 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इसके बाद आप ये दुनिया, ठीक है आपके मुद्दे बड़े हैं, मुद्दे बिल्कुल हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन यही बात मैं शुरुआत में बोला था। एक शब्द कह के खत्म कर रहा हूं, एक शब्द कह के खत्म कर रहा हूं। मुद्दे की बात नहीं उठाई, बिल्कुल मुद्दे हैं, जनता के सामने मुद्दे हैं, देश के सामने मुद्दे हैं, लेकिन प्रश्न फिर वही है कि इन मुद्दों का समाधान करेगा कौन, वो विश्वसनीय नेता है कौन। जनता इसको चाहती है, इसीलिए आज एक विश्वसनीय नरेंद्र भाई मोदी है, जिससे लोगों को विश्वास है कि इनसे तो समाधान होगा और बाकी किसी से नहीं होगा। ठीक है, जवाब पहले अभय दुबे आपका जवाब, उसके बाद मृत्युंजय तिवारी आपका। अदिति जी, जब समूचा देश का आम नागरिक नेतृत्व करता है ना, सत्ता के अधिकार जब उसके पास होते हैं, तब वो सबक सिखा देगा इस अहंकारी सत्ता को। ये इतनी आश्वस्ति दे सकते हैं हम शर्मा जी आपको कि जो भी नेतृत्व करेगा, जो अगला प्रधानमंत्री प्रतिपक्षी दलों से होगा, वो 23 फ्रॉस्टर्स उसके नेतृत्व में 5,35,000 करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान से नहीं भागेंगे। ये विश्वास दिलाते हैं हम। 8 वर्षों में तो दिखाने 90 और 95% का हेयर कट करके 5.5 लाख करोड़ रुपए की लूट बैंकों से नहीं होगी। 10 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ नहीं होगा। महंगाई की आग में जनता को नहीं झोंक दिया जाएगा। समर्थन मूल्य का कानून बनेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का कानून किसानों के खिलाफ लाने की कुचेष्टा करते हैं, उसको तार तार कर दिया जाएगा। जो भूमि के अधिकार कानून पर एक के बाद एक एजेंडा चुनाव में गाना आप है जी, ये एजेंडा चुनाव में गाना है। आज विषय आपके नेतृत्व विकल्प का है, आज विषय विकल्प का है, एजेंडा गा रहे हो। एजेंडा है तो टेपरी कार्ड आपका 8 साल से के अलावा कुछ नहीं दिया, हिंदू के अलावा कुछ नहीं दिया। 6,500 करोड़ रुपए अपनी प्रसिद्धि पर खर्च किए हैं आप लोगों ने, विज्ञापन पर और प्रचार पर, झूठे विज्ञापन और प्रचार। रिकॉर्डिंग आपकी 8 साल से पूरा देश सुन रहा है। एक सेकेंड है, इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी प्लीज, कि तू मैं के लिए मैंने ये बहस नहीं रखी है। आप आराम से अपनी अपनी बात रखिए। अभय दुबे जी, सवाल मैं दोहरा देती हूं, बहस का मुद्दा भी है जो वो है, विपक्ष क्या यूनाइटेड है इस वक्त, एकजुट है, एक साथ है, या बटा हुआ है बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ? नहीं, देखिए मैंने 2 उदाहरण दिए अभी आपको।
एक महाराष्ट्र का दिया है जो चुनाव के बाद गठबंधन करके भाजपा को बाहर कर देता है, एक बिहार का दिया है चुनाव के पहले गठबंधन करके सुपड़ा साफ कर देता है। सारे प्रतिपक्षी दलों के पास ये दो उदाहरण हैं देश में। और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हमको 100 सीटें कम करनी है, तो 273 सीट चाहिए, इनके पास 100 सीटें हैं। और बिहार में और महाराष्ट्र में दो बड़े प्रांत ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब जनता देने को तत्पर है प्रतिपक्षी दलों के गठबंधन से। अगर ये संदेश समूचे प्रतिपक्षी दलों को साफ चला गया, इस बात को उन्होंने समझ लिया, तो विश्वास मानिए। देखिए आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है ना, आप कह रहे हैं संदेश अगर उन्हें चला गया विपक्ष के दलों को, वही मेरा सवाल है, क्या विपक्ष यूनाइटेड है या इस वक्त बटा हुआ है? चलिए एक सेकंड जवाब ले लीजिए। एक कमेंट में चाहती हूँ मृत्युंजय तिवारी आपका, के शर्मा ने, क्योंकि आपका भी जिक्र किया, आरजेडी का भी जिक्र किया, आपका जवाब। देखिए अदिति जी, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, 7 दलों का गठबंधन है। अभी के शर्मा जी कह रहे थे कि वहां चुनाव हम जीत गए। अरे एक सीट तो आप ही की थी, सिटिंग सीट थी, सहानुभूति वोट के जरिए आप जीते। आपने कुढ़नी में जीत हासिल की है। इस गलतफहमी में या खुशफहमी में आप एक सीट उपचुनाव में जीत कर रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत बीजेपी की क्या है? पिछले 30 वर्षों से बीजेपी तड़प रही है सत्ता में आने के लिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पे भरोसे बीजेपी ने बिहार में सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्षों तक जनता ने दी। अदिति जी, विपक्षी एकजुटता की जहां तक बात है, जब जनता चाहती है तो सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ता है, ये समय की मांग होती है। और जिस तरह से जनता परेशान है, इस जनता को देख करके ही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा कि बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है, सिर्फ प्रचार और प्रसार, सिर्फ जुमलेबाजी। तो ये झूठे प्रचार प्रसार के दम पर ये सरकार 10 वर्षों तक चल गई, ये काफी है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो दिल्ली का एमसीडी चुनाव हार गया हो, हिमाचल का चुनाव हार गया हो, ये चुनाव तो हारने का सिलसिला शुरू हो गया है। 7 MP है आपके वहां, दिल्ली में एमसीडी चुनाव अपने हारा। हाँ, तो फिर सवाल ये भी होगा, जो हमने स्टेट इलेक्शंस में देखा, क्या वो नेशनल लेवल पर तब्दील होगा सीटों में? बहुत सारे सवाल है सर, बहुत सारे सवाल है। और साथ ही यहाँ पर फिर सवाल ये भी उठेगा, आप सभी अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, मैं सभी की बात कर रही हूँ, अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा कोट कर देते हैं। बीजेपी हिमाचल का जिक्र नहीं करती, आपने गुजरात का जिक्र नहीं किया, तो आप पूरी तस्वीर टोटलिटी में कभी दिखाते नहीं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन मैं अपना सवाल आप सबके लिए फिर से दोहराती हूँ, क्या ऑपोजिशन, क्या विपक्ष यूनाइटेड है? क्या इस विपक्ष के पास एक चेहरे पर सहमति है? क्या इस विपक्ष के पास एजेंडा है? आपको एक बात एक साथ तो ले आती है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन क्या आपके पास वो स्ट्रैटेजी है जिसमें आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपसी जो डिफरेंसेस हैं उन्हें साइड कर सके? आपके नेता आपने जो पर्सनल एम्बिशंस हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट को लेकर उन्हें साइड कर सके, उसे लेकर एक सवाल है। उसे लेकर आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट्स भी हैं और उन्हीं स्टेटमेंट्स के संदर्भ में आज मैं ये डिबेट कर रही हूं। संगीत रागी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से आपका काउंटर, आपका पॉइंट। देखिए अदिति जी, एक सेकंड मृत्युंजय जी प्लीज, अब आपको मैं वापस मंच दूंगी, आप जवाब दीजिएगा तब जी। देखिए अदिति जी, ऐसा 2 ही स्थितियों में होता है। यदि कोई एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा हो, इमोशनल मुद्दा हो, जो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए आने वाले दिनों में। दूसरा, एक ऐसा विश्वसनीय नेतृत्व हो जिसके तले सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आकर के खड़ी हो जाएं। आपको याद होगा 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी तो उस समय जेपी का नेतृत्व था, आप विश्वनाथ प्रताप सिंह का नेतृत्व था, जो ऑल इंडिया पैन इंडियन उनको एक्सेप्टेबिलिटी बनी थी। तब विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर के खड़ी थी। यदि हम उसके बावजूद भी मानते हैं कि जब यूपीए वगैरह बना था, तब भी आपको एक ऐसा व्यक्ति था जो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उस समय लेफ्ट के तरफ से हरकिशन सिंह सुरजीत आकर के खड़े थे, जो उन सभी को एक साथ इकट्ठा कर पाते थे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। जहां तक नीतीश कुमार देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक बार भी, पहले इकलौते मुख्यमंत्री हैं
जो अभी तक एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ करके एमएलसी के तौर पर काम कर गए हैं। अभी जो उपचुनाव हार हुआ है उसमें पराजय नीतीश की हुई है और व्यक्तिगत पराजय नीतीश की हुई है। सबसे उससे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात है, कौन सा ऐसा इस देश का राजनेता है जिसकी विश्वसनीयता आज देश में नरेंद्र मोदी से बड़ी है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इससे ज्यादा डिलीवर करने की क्षमता दे? क्या अरविंद केजरीवाल देंगे? अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के 28 कॉलेजेस को तो संभाल नहीं पाते हैं। एक कॉलेज नहीं खोला, जबकि हर बार कहते थे कि उनका वादा था कि हर साल हम 5 कॉलेजेस खोल रहे हैं। एक कॉलेज अरविंद केजरीवाल ने नहीं खोला। एक साल से वहां की लोगों की सैलरी नहीं दी। हमने देखा है कि कोरोना काल में किस प्रकार से मिस गवर्नेंस यहाँ पर रहा और कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बलात् जबरन बसों में ठेल करके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचाया गया। तो वो सारी चीजें, इनका जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका नजारा हमने देखा है कि भैंस और गायें वहां पर घुस जाती हैं। लेकिन फिर संगीत रागी जी, मैं उसी पॉइंट पे आऊंगी कि एमसीडी में उन्होंने जीत दर्ज की। एमसीडी में जो बीजेपी का किला था उसे ध्वस्त किया सर, और जीत होती है। अब आप उसमें जीत के मार्जिन की बात कर लीजिए, लेकिन जीत होती है। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे मैं लूंगी डॉक्टर अजीज खान आपका। रीना गुप्ता इस वक्त हमारे साथ नहीं है, जैसे रीना गुप्ता आएंगी आपने जो पॉइंट उठाया मैं इस पर उनका जवाब लूंगी। डॉक्टर अजीज खान। देखिए अदिति जी, अभी बार बार ये चीज उठाया जा रहा है कि साहब पूरा देश, पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं खिलाफ है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के खिलाफ है, जो नीतियां बना रहे हैं, जो बीजेपी नीतियां बना रही है, जो देश के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। इसलिए विपक्ष के लोग जो है वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो सरकार शासन सत्ता में बैठे लोग हैं कम से कम वो जनता के लिए काम करें। वो जनता के लिए काम नहीं किया जा रहा, एक बात। दूसरी बात, अभी चर्चा हो रहा है कि साहब बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और तमाम राज्यों में, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि साहब आप धोखे से आपने प्रदेशों को जीता है, लेकिन उनके वहां के जनता के दिलों को नहीं जीत पाए आप। अब महाराष्ट्र में आपने सरकार बना ली, विधायकों को तोड़ दिया, क्या जनता का दिल जीत पाया? डॉक्टर अजीज खान एक सेकेंड, आप कह रहे हैं धोखे से जीता है, आप भी धोखे से जीतते हैं क्या सर? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता अपना फैसला सुनाती है। अब हार हो आपकी या जीत हो ये एक्सेप्ट करना पड़ता है सर। सुन लीजिए। अरे मैं सुन रही हूँ सर, लेकिन ऐसी बातें तो मत कीजिए धोखे से जीता है। धोखा तो आप सब करते हैं और मैं सबकी बात कर रही हूँ। धोखा तो आप सब करते हैं। जब जीतता कोई है सरकार कोई और बना लेता है, या चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाता है और सरकार कोई और बना लेता है, वो होता है धोखा। तो धोखा सियासत करती है सर। जनता से मत कहिए कि जनता को ऐसा मत समझिए कि अज्ञानी है या जनता को समझ नहीं है। तो आप मुद्दे पर रहिए, आप मुद्दे पर रहिए और जनता के फैसले को भी एक्सेप्ट कीजिए, जो कि आप लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। आप लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं सर। इसीलिए मुझे आपको ये याद दिलाना पड़ा कि आप धोखा, छल, कपट, सियासत करती है। आप मुद्दे पर आइए और मुझे ये बताइए डॉक्टर अजीज खान, आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे। कांग्रेस और बीजेपी, डॉक्टर अजीज खान सुन लीजिए मेरा सवाल, बीजेपी और कांग्रेस क्या एक जैसे हैं जैसा कि स्टेटमेंट था, या कांग्रेस के साथ गुंजाइश है अभी भी साथ आने की? अब कंप्लीट करने दीजिएगा, बीच में बोलिएगा नहीं। हमने जो डिक्टेट मत कीजिएगा, अगर मेरा काउंटर क्वेश्चन होगा बिल्कुल इंटरप्ट करूंगी। नहीं, बात करने दीजिए। हमने कहा महाराष्ट्र बना लिया विधायकों को तोड़ करके, क्या जनता का दिल जीत पाए? नहीं, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। और महाराष्ट्र में मैंडेट क्या था? एक सेकेंड, टू द पॉइंट बात करते हैं। महाराष्ट्र में मैंडेट क्या था असेंबली में? हाँ, मुझे ये बताइए। आपने ये आरोप लगाया इन्होंने तोड़कर सरकार बना ली, ठीक है, ये आपने बीजेपी पर आरोप लगाया, लेकिन ओरिजिनल मैंडेट क्या था? अरे भाई कंप्लीट करने दीजिए सर। आप ऐसे थोड़ी होगा कि एक तरफा आप मुझे बातें बताएंगे या जनता को बातें बताएंगे। अब मैं आपको कंप्लीट करने दूंगी सर, लेकिन सवाल का जवाब आप भी देंगे। करने देंगी। मध्य प्रदेश में आपने सरकार, चुनी हुई सरकार गिरा दी, तो क्या जनता का दिल जीत पाए? नहीं जीत पाए ना। विधायक जीत लिया, जैसे भी आप विधायक आपके अंडर में आ गए, जनता तो नहीं जीत पाए ना। तो इसी तरीके से चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आप बीजेपी के हाथ से सारे प्रदेश खिसक रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, गोवा हो। एक बात आपको बता दूं, दूसरी बात आप जान लीजिएगा, आज जो हालात पैदा हो गए हैं पूरे देश में, जनता खिलाफ है, जनता लड़ रही है विपक्ष का चेहरा बन करके। मैं आपको बता दूं, आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं लोग वो घबरा रहे हैं। एक बात आप समझिए। आपने एक बात की, लेकिन आपने मुझे महाराष्ट्र पर अभी तक जवाब नहीं दिया। जो मैंने आपसे पूछा कि जनता का मैंडेट क्या था, उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया मुझे डॉक्टर अजीज खान। कोई बात नहीं, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं लूंगी बीजेपी से। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, सुन लीजिए, जवाब लीजिए ना। अब आप जवाब लीजिए, बीजेपी से जवाब लीजिए। के शर्मा, जवाब लीजिए। के शर्मा, जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट होती है आप वहां पर सरकारें गिरा देते हैं सर। आप इतने बौखलाए हुए हैं, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है आप पर। नहीं, मुझे
नहीं, इसके अलावा ये कर क्या सकते हैं, क्योंकि जनता इनको जवाब दे रही है ना। आदित्य जी, मैं अभी एक छोटा सा विश्लेषण और बताता हूं आपको इसी संदर्भ में, जैसा ये कह रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में पूछा, महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को मैंडेट मिला था और सबसे बड़े दल के रूप में हम जीत कर आए थे वहां पर। सबसे बड़े दल आज भी हैं वहां पर हम। हाँ, तो आज इनको पहले पुराने कुछ इतिहास जानकारी जनता का ही फैसला था। सुन लीजिए, अब मैं आगे आता हूं ना। उसमें भी 22 सीट उपचुनाव जीत के आए हैं हम। 22 सीट उपचुनाव जीता है आदित्य जी, तब जाके सरकार बनी है फिर से। मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, अभी 2022 में 7 राज्यों में चुनाव थे। 7 राज्यों में समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, एक जगह आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस सब जगह लड़ रही थी। तो ये तीनों दल, हमारे जो मेरे साथ पैनल में बैठे हैं, तीनों दल इसी वर्ष में चुनावी हार का मुंह देखे हैं। जनता ने इनको सिरे से नकारा और हराया है। 6 राज्यों में हम जीते, 1 राज्य में कांग्रेस जीती है। अब 2023 की मैं बात बताता हूं, उसकी भी एक बार विश्लेषण कर लेना चाहिए। मुझे लगता है इस चर्चा बहुत सार्थक होगी। 9 राज्यों में चुनाव हैं, 9 राज्यों में चुनाव है 2023 में। उसमें 9 राज्यों में इसमें बैठे हुए जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, जितने भी दल के, कोई पार्टी नहीं सिवाय कांग्रेस है। सिवाय कांग्रेस हमसे लड़ेगी। बाकी यहां पर बैठ के जो है बतौलेबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप 9 राज्यों में अपना हिस्सा तक नहीं रखते। आप आज यानी उत्तर प्रदेश की सिवाय सपा पूरे देश में कहीं नहीं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सिवाय कहीं नहीं, ये आरजेडी बिहार के सिवाय कहीं नहीं। और ये इतनी बड़ी बड़ी ऊंची फेंक रहे हैं बैठ के टीवी चैनल में कि ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यही बना लेंगे। अरे कम से कम अपनी हैसियत तो समझिए, इसके बाद बड़ी बड़ी बकवास कीजिए। सर ठीक है, लोकतंत्र में सबके एस्पिरेशंस है, सबके एम्बिशंस हैं सर, सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता सर पर बिठाती है और जनता ही फैसला सुनाती है। ठीक है, हर जगह केवल जो है बकवास करने के लिए बैठे हैं। ये कह रहे हैं प्लीज अभय दुबे जी, बीजेपी कह रही है 7 इलेक्शन हुए 2022 में, 6 में हमने जीत दर्ज की। मैं गिना देता हूं अभी जो मुझे याद है। भाजपा ही झूठ बोलते तो आवाज भारी रखते हैं। कोल्हापुर का चुनाव अप्रैल में कौन हारा भैया बताइए? कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? अंधेरी में तो उम्मीदवार तक नहीं लड़ाया, विड्रॉ कर लिया डर के मारे। शिवसेना वहां पर राजस्थान, अब बोलने एक एक करके बोलिए, एक सेकंड। के शर्मा जी और अभय दुबे जी, जैसे मैंने पूरे डिबेट में सबसे कहा, आप सारे पैनलिस्ट से कहा तथ्यों को कन्वीनियंटली कोट मत कीजिए। उन्होंने जिक्र किया असेंबली इलेक्शंस का, उन्होंने कहा 7 असेंबली में से 6 असेंबली बीजेपी जीती, मैं एक असेंबली आप जीते। अरे अदिति जी, असेंबली इलेक्शन का ही जिक्र कर रहा हूं। राजस्थान के इतिहास में हमसे बड़ी जीत अभी तो हुआ उपचुनाव, कितने 22,000 वोट से हारे है। छत्तीसगढ़ का उपचुनाव 21,000 वोट से हारे। अंधेरी वेस्ट चुनाव तक विड्रॉ, नामांकन भर करके विड्रॉ कर लिया डर के मारे। कोल्हापुर का विधानसभा चुनाव हम जीते, अधिसंख्य चुनाव जीते। अभी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारे। कि अभय दुबे जैसे प्रवक्ता विधानसभा के चुनाव को आप एक हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री अपनी छाती पीट पूरे हिमाचल प्रदेश में मुझे खुशी होगी आपसे। यदि आप इस भ्रम में जीते हैं, अभय जी और कांग्रेस जीती है, तो मुझे बधाई है आपको। यदि राजस्थान में नहीं तो मैं तो आपको बधाई दूंगा। 2024 के लिए कहूंगा, आइए देश के लोग जाकर देखो कि कितना बड़ा झूठ नेशनल टेलीविजन पर बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी बुरी हार आपकी कभी नहीं हुई जितनी बुरी हार अभी हुई है। राजस्थान में हुई, महाराष्ट्र में हुई, उत्तर प्रदेश थे इतनी बुरी हार। उत्तर प्रदेश में 2 सीट। अबे दुबे जी, 2022 में उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन हुए थे सर, 2 सीट वहां पर बीजेपी रिकॉर्ड मैंडेट के साथ आई थी। 2 सीट सर। मैं आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उपचुनावों को अगर कोट करना चाहते हैं सर, अगर कांग्रेस पार्टी ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपने गोल्स को इतना नीचे रखना चाहती है, वो बात अलग है सर, लेकिन शायद मेरे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ग्रैंड ओल्ड पार्टी से। तो उनका जो सवाल था वो इस संदर्भ में था। मैं आगे आपको मंच दूंगी, अब आप सवाल का जवाब सोच लीजिए। अभय दुबे जी, उनका सवाल था 7 असेंबली इलेक्शन हुए, 6 बीजेपी क्लेम कर रही, उसने जीते। अब एक सेकेंड, हिमाचल प्रदेश आपने जीता, ये बात मैंने कई बार कही इस डिस्कशन में। रीना गुप्ता जी,
थोड़ी देर पहले संगीत रागी ने अरविंद केजरीवाल, उनकी लीडरशिप और आम आदमी पार्टी के काम को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। मुझे नहीं पता आप वो सुन पाई या नहीं सुन पाई, लेकिन सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया बीजेपी के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को। देखिए अदिति जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 15 साल बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी नहीं हराया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 27 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 8 मुख्यमंत्री भेजे, सब कुछ भेजा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नहीं हरा पाई, पहली बात। दूसरी बात अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ लेना चाहिए कि बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, जोड़ तोड़ के आप कैसे भी सरकार बना रहे हैं काफी सालों से, लेकिन अब ये जुमलेबाजी और नहीं चलेगी। कितने आंकड़े सबने प्रस्तुत करे, चाहे बेरोजगारी का आंकड़ा हो, चाहे महंगाई का आंकड़ा हो, ये सारे जो देश के सामने सारा क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में तो माहिर है, कैसे भी चाहे एडवर्टाइजमेंट दे के, चाहे एमएलए खरीद के, चाहे ईडी का डर दिखा के, कुछ भी करके, लेकिन चुनाव जीतना ही सिर्फ एक मकसद नहीं है। देश को आगे कैसे आप बढ़ाएंगे? देश में जो बेरोजगारी की दर है, जो महंगाई की दर है, जो भुखमरी की दर है, चाहे किसान हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे स्टूडेंट हो, हर कोई परेशान है और ये पूरा देश मिलकर ये चुनाव लड़ने वाला है। पूरा देश विपक्ष की तरह काम करेगा, पूरा देश जुमलेबाजी से परेशान हो चुका है, जिसमें कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपति दोस्त जो है वो दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं और पूरे देश पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में आदित्य जी, पूरे देश में 140 लाख करोड़ का कर्जा है। आप कहते रहते हैं कि कोई चीज आप फ्री में नहीं दे रहे, फ्री भी कह के मजाक बनाते हैं, उसके बावजूद इतना कर्जा क्यों है देश पे? अगर आपने एक बढ़िया से इकोनॉमी को मैनेज किया होता तो देश पे इतना ज्यादा कर्जा ना होता। जो रुपये की और डॉलर की जो कीमत है वो इस समय रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ठीक है, बेरोजगारी की दर 40% रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ये सारा युवा जो है देश का, ये भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। 8 साल की ठीक है मैम, ठीक है। आप भी अभी जो सवाल है लीडरशिप एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर, उस पर मुझे जवाब नहीं दे रही है, लेकिन के शर्मा जी, आप 7 इलेक्शन में से 6 में जीत बता रहे सर। पंजाब तो आप हार गए थे सर। हाँ, ठीक कहा आपने। तो 7 में से 5 असेंबली इलेक्शंस में आपकी जीत है, जिनमें एक हिमाचल कांग्रेस ने जीता, एक राज्य, और पंजाब आम आदमी पार्टी ने जीता। उसने जीता, एक आम आदमी पार्टी। ठीक है, मैं उसको बैक लेता हूं और मैं कहता हूं 7 में हम 5 जीते हैं, और आगे जो 9 मैंने आपको बताया, 9 राज्यों में जो चुनाव है वहां इसमें से कोई दल, जो 3 आपके पीस में बैठे हुए हैं और कांग्रेस को छोड़कर किसी दल की वहां कोई उपस्थिति नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो है बातें बड़ी बड़ी यहाँ बैठ के आप यानी मोदी जी को जो भी आपको कहना है आप कहते रहते हैं, जो इतनी बातें, ये सारे मुद्दे आप उठाते रहते हैं, और आज से नहीं उठा रहे, 8 साल से कंटिन्यू उठा रहे हैं। और अभी जो आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है जो बात कह रही थी, तो ये मुद्दे वो उत्तर प्रदेश में भी लेके खड़े थे, यही मुद्दे वो उत्तराखंड में भी लेके खड़ी थे, यही मुद्दे वो गुजरात में इतना कुछ लेके खड़े थे, हिमाचल में भी खड़े थे। आप सुन लीजिए ना भैया, सुनिए ना बहन जी, आप ये सारे यानी हिमाचल में तो चुनाव से पहले ही तंबू डेरा उखड़ गया आपका, लेके भाग खड़े हुए, और जो कुछ आप गुजरात में दिखा रहे थे इतना कुछ कि आपको तो भविष्यवाणी कर रहे थे ना केजरीवाल जी, लिख के उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 135 सीट, 130 सीट, और कहां आपकी स्थिति है? तो ये झूठ बोलना, इस तरह की जो गुमराह करना लोगों को बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश में 350 सीट लड़े, 345 में आपकी जमानत जब्त हो गई। वहां उत्तराखंड में 100% सीटों में जमानत आपकी जब्त हो गई, गोवा में 100% सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद भी इतनी ऊंची बौखाल करते, तब मुझे हंसी आती है कि कम से कम ये तो देखिए कि पैर कहां है हमारा, इसके बाद इतनी ऊंची उछाले भरी है। मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल बीसी सारे मुद्दे रहेंगे, मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, बिल्कुल हम उसका सामना भी कर रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। मैं पुनः उसी बात को जी कहता हूं कि आज जो विकल्प की मैंने बात की, नेतृत्व की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। आज ऐसा कौन सा नेतृत्व है जो नरेंद्र भाई मोदी जी के समक्ष जो है खड़ा हो सकता है? ठीक है, चलिए अब इसी सवाल पर, अब इस सवाल को मैं एक बार फिर से पूछूंगी कि वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश को आगे लेकर जा रहे हैं, विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब लीजिए। पहले अभय दुबे से जवाब लीजिए यहाँ पर आप, उसके बाद मृत्युंजय तिवारी से। नरेंद्र, ये सवाल पूछ रही है बीजेपी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है? देखिए,
सारे प्रतिपक्षी दलों को इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मुकाबला करना है तो उनके शमशान कब्रिस्तान की राजनीति से हमको पार पाना पड़ेगा। उन्होंने समूचे देश में सांप्रदायिक उन्माद के माध्यम से ये संदेश दिया है कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये मुस्लिम परस्त हैं, हिंदू विरोधी हैं, जबकि दरअसल बात बिल्कुल इससे उल्टी है। अधिसंख्य देश की हिंदू आबादी को जो सबसे ज्यादा तकलीफ दी है आजाद भारत के इतिहास में, वो मोदी सरकार ने दी है। सबसे ज्यादा हिंदू समाज के लोग किसान हैं, उनको इन लोगों ने 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी कर दी। जो हिंदू परिवार की महिलाएं वो त्राहिमाम कर रही है। 1000 रुपए गैस का सिलेंडर। 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों में से 95% हिंदू समाज की महिलाएं हैं जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया है। 12 करोड़ युवा जिनके रोजगार छीने, उनमें 90% हिंदू समाज के लोग हैं। तो हिंदू लोगों का दमन इन्होंने किया, लेकिन नैरेटिव ये देते हैं कि हम लोग मुस्लिम परस्त लोग हैं, जबकि हम देश की विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार को मानने वाले राजनीतिक दल हैं। हम देश की बिना पर सत्ता का समझौता नहीं कर सकते। हम इस भारत के बहुलतावाद को जड़तावाद में बदलने नहीं देंगे। हम किसी सूरत में ये समझौता करने को आपसे जो मेरा सवाल था उस सवाल का जवाब आपने मुझे दिया नहीं, कोई बात नहीं। मृत्युंजय तिवारी जी, नरेंद्र मोदी के जवाब में विपक्ष का कौन सा चेहरा? उसके बाद संगीत रागी मैं आपको मंच दूंगी। देखिए अदिति जी, अभी हमारे भाई के शर्मा जी कह रहे थे कि आरजेडी बिहार में है, समाजवादी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। हाँ ठीक है, हम हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में ही बीजेपी का रथ को रोक दिया जाएगा तो 120 सीट है वहां से शर्मा जी, इसके बाद आप कहां रहिएगा? इसलिए आप इस भ्रम में मत रहिए। और जहां तक चेहरे की बात है, हमने पहले ही कहा जब सब लोग बैठेंगे समय आएगा, चेहरा भी सामने होगा, मुद्दा भी सेट है, जनता तैयार है। हमें जनता पर भरोसा है। ये लड़ाई जनता आगे बढ़कर लड़ रही है और चेहरा तो आएगा ही अदिति जी। जो भी चेहरा होगा वो चेहरा जनता को पसंद होगा। लेकिन वो चेहरा किसका होगा? कौन सी पार्टी से होगा? जो सारे विपक्ष को जब कबूल होगा? समय आएगा तो बता देंगे। बहुत चेहरे हैं, चेहरे की कोई लड़ाई नहीं है। वहां है मोदी जी के खिलाफ ही बीजेपी के अंदर जो लड़ाई है। अभी गडकरी जी को देखिए, अलग नाराजगी है। वहां तो बीजेपी के भीतर खाने ही अभी गृह युद्ध होगा। अच्छा, बीजेपी में गृह युद्ध होगा, विपक्ष भी एक साथ नहीं है। ठीक है, संगीत रागी का आप जवाब ले लीजिए। यहाँ पर यहाँ पर ना विपक्ष एक साथ है और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी में खुद ही गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। एनडीए के जो घटक दल है उनको नहीं रोक पाई है बीजेपी। देखिए, दो बातें। जब भी आप टेलीविजन डिबेट में ये कहते हैं कि जनता महंगाई से त्रस्त है, ये जुमलेबाजी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और यदि आप आंकड़े नहीं दे रहे हैं, जैसा कि रीना गुप्ता जी और बाकी अन्य पैनलिस्ट बातें कर रहे थे, खान साहब भी, अजीज खान भी कह रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, और आंकड़े जब आप नहीं देते हैं तो यकीन मानिए यह भी एक प्रकार की प्रवक्ताओं की जुमलेबाजी है और उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, जो अभय दुबे जी ने कहा कि भाई हमारे बारे में एक परसेप्शन बना दिया गया है कि ये मुस्लिम परस्त हैं, यह एक वास्तविकता है। इस देश का 25% पुनर्इस्लामीकरण कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। जो शत्रु संपत्ति होती है, उन्होंने आप वक्फ बोर्ड में, आप और अरविंद केजरीवाल इसमें बड़े आप आत्मगौरव का अनुभव करते हैं कि हम तो वक्फ बोर्ड के जो शत्रु संपत्ति होनी चाहिए थी, वो वक्फ बोर्ड को जमीन आपने हाथ में रख दी। वक्फ बोर्ड को आपने इतना ताकतवर बना दिया कि भारत सरकार भी उस पर कुछ नहीं करती है। एक बात। दूसरी बात, इस देश में सैकड़ों ऐसे जिले हैं जिसका मुस्लिम बहुल जिला हो चुका है, और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था। तो आप ये समझते हैं कि इस देश का इस्लामीकरण आप करते जाएं और कोई इस पर आवाज नहीं उठाए। अरे आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था IMDT एक्ट पर कि आप बांग्लादेशियों को बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, ये है या नहीं है? आप ही के नेता थे देवकांत बरुआ, जिन्होंने कहा था कि अली और कुली के सहारे हम सत्ता में आते हैं। बंगाल के अंदर आपने इतना बड़ा पाप किया है कि बांग्लादेशियों को आपने बिठा करके यहाँ पर छोड़ दिया है। दिल्ली की आबादी को चेंज किया गया है मुस्लिम और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन, उस पर मैं इस सवाल का जवाब लेना चाह रही हूँ, लेकिन अभय दुबे जी जो इन्होंने पॉइंट उठाया, 30 सेकंड में आपका काउंटर। देखिए, देश के कुल मिलाकर वही आरोप, तुष्टीकरण।
देश के करोड़ों दर्शक ये जो शो देख रहे हैं, इस बात को बड़ी गौर से सुनिएगा। देश को चुनाव के समय क्या किस बात पर लड़ाया गया? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हम लेकर आएंगे, बाहर कर देंगे रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेज देंगे। लोकसभा में जवाब दिया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जैसी कोई भी विषय प्रक्रियाधीन नहीं है। क्या कहा था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बोले सारे बांग्लादेश वालों को बाहर भेज देंगे, मुसलमानों को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में दोस्तों गौर से सुनिएगा, 1 जनवरी 2020 को यह कानून लागू किया, लेकिन रूल फ्रेम आज तक नहीं किए। पुराने कानून के तहत नागरिकता दी जा रही है, आर्टिकल 370 नहीं, लेकिन सीए में डिपोर्ट करने का कौन सा प्रावधान है? एक मिनट में बता दूं आपको। तो नागरिकता देने वाला कानून है ना सर। अरे तो रूल्स नहीं बनाए इन्होंने, क्या बात करती है? तो आप डिपोर्ट करने की बात उस कानून के संदर्भ में कर रहे हैं, उसमें कहां डिपोर्ट करने का प्रावधान है? अरे शाहीन बाग के लिए तो आप ही खड़े थे। नहीं सर, जो आप सभी की खासियत ये है, खास बात ये है कि आप सब बहुत कन्वीनियंटली तथ्यों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं सर। तो जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में तो बात कीजिए सर, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए मुझसे। कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूं। हाँ सर। अमित शाह तो एनआरसी को लेकर जो आपकी आपत्तियां हैं वो मैं समझ सकती हूं, लेकिन अगर आप सीए में डिपोर्ट करने की बात कहेंगे सर, जो कि एक्ट सिटीजनशिप देने के लिए है, वो उसको स्ट्रिप कैसे कर रहा है? आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं कर रहा हूं, अब आप सुनिएगा गौर से, मैं तो बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। हाँ बताइए ना मुझे। हाँ तो सुनिए ना, असम जाकर आपका चैनल के रिकॉर्ड निकालिएगा, अमित शाह साहब का असम में भाषण सुनिएगा। जोर जोर से कहा सारे नेताओं ने कि हम डिपोर्ट करेंगे, और बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने आकर कहा कि हमसे मुलाकात हुई, लेकिन इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की। आंकड़ा भी दिया इन्होंने, सुन लीजिए। डिपोर्ट करना अलग बात है सर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अलग है सर। प्लीज डोंट मिक्स द टू, प्लीज डोंट मिक्स द टू। ऑल आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि मैं तथ्यों पर बहुत जोर देती हूं, मैं जनता के लिए डिबेट करती हूं और मैं उसके साथ ईमानदार रहती हूं, इसलिए मेरा ये दायित्व है। कोई अपनी जीत ज्यादा बताने लगे, कोई तथ्यों को इधर से उधर करने लगे, मेरा दायित्व है। कोई बात नहीं सर, अब एक सेकंड रुक जाइए। मृत्युंजय तिवारी, सवाल कुल मिलाकर एक ही उठेगा सर, ठीक है प्लीज। मैं मैंने आपको मौका दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत डिपोर्टेशन की बात करने लगे। एक सेकंड रुक जाइए। मृत्युंजय तिवारी, आप तो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप यानी आम आदमी पार्टी, आपने इस डिस्कशन में देखा, वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर प्रहार कर रही है, तो विपक्ष एक साथ आएगा कैसे? नहीं, देखिए समय आने पर सब लोग साथ होंगे, इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। नहीं, और आप तो प्री अलायंस की बात कर रहे हैं, प्री पोल अलायंस की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान तो ये कहते हैं हम कोई डिक्टेटर थोड़ी हैं, हम बाद में देखेंगे। आदित्य जी, लेकिन आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी नहीं कहा कि हम भाजपा के साथ जाएंगे, भाजपा के खिलाफ रहेंगे। यही विपक्षी एकजुटता है, सभी लोग बीजेपी के खिलाफ है। देश और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसलिए सबको साथ आना होगा। जिसको देश से प्यार है, लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ना है। चलिए, इस डिस्कशन में वक्त इतना ही है, लेकिन इस पूरे डिस्कशन में सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, और क्या सभी विपक्षी दल 2024 में नरेंद्र मोदी और एनडीए और बीजेपी के खिलाफ एक साथ आकर लड़ने के लिए तैयार हैं भी, या फिर तीसरे मोर्चे की गुंजाइश है।